नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देखिए, युद्ध संकट चल रहा है और इस बीच एनर्जी संकट बहुत तेजी से विश्व स्तर पर गहरा गया है। और ऐसे में अब क्या गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं, क्या महंगाई बढ़ने वाली है, क्या ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर मार्केट पर तो दिख रहा है। लेकिन बहुत सारे मन में, बहुत सारे लोगों में सवाल हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। महंगाई किस रूप में आगे बढ़ने वाली है, क्या रिसेशन आने वाला है, हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट है, बचत कहाँ करनी है, क्या कैश हमारे पास होना चाहिए। ये हर एक सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत, वेलकम। और इस बार ना हमारा रैपिड फायर रहेगा, मतलब मेरा छोटा सा सवाल, उसका आपका जवाब होगा, जैसे कि बहुत इजी वे में, लेमन की भाषा में हम जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो शुरू करें जी। तो मेरा पहला सवाल है कि जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, 15% गोल्ड पर लगा दी गई है, तो क्या 1 लाख से नीचे गोल्ड के दाम आ सकते हैं? अब चांस कम लगते हैं, क्योंकि 1,50,000 से 1,60,000 हो गए हैं और अब इसको 1 लाख आने के लिए बहुत बड़ी गिरावट देखनी पड़ेगी, जो मुझे फिलहाल चांस कम नज़र आता है। क्या बढ़ेगा गोल्ड, और बढ़ेगा तो कहाँ तक जाएगा? बढ़ेगा तो कहीं भी जा सकता है। हम लोग इसको बोलते हैं डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, 10 से 15% का है, पर अपसाइड अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। ऐसा नज़र आ रहा है आने वाले 2 से 5 साल में ये कहीं भी जा सकता है। आज अगर हम 1,60,000 पे खड़े हैं, हो सकता है आपको ये 2 लाख 3 लाख कुछ भी दिख सकता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि डिजिटल गोल्ड होता है, एक फिजिकल गोल्ड होता है, तो इसमें अंतर क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सेफ कौन सा है? क्या दोनों के प्राइस सेम होते हैं? देखिए, रखने के लिए अगर आपको शुद्ध गोल्ड मिल रहा है और रखने की जगह अच्छी है, फिर तो फिजिकल गोल्ड अच्छा है। परंतु अगर आपके पास रखने की जगह सुरक्षित नहीं है, या आपके पास प्योर गोल्ड लेने के संसाधन नहीं है, आपके पास सोर्स नहीं है, तो फिर इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिकली, आजकल EGR नया आया है जिसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। वो डिजिटल माध्यम होता है, फंड का माध्यम होता है। अप्रैल के महीने में 15 दिनों के अंदर ही, 1 से लेकर 15 अप्रैल तक हमने ये देखा कि 61,000 करोड़ जो है को कैश लोगों ने निकाला है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं अनिश्चितता है। तो क्या हमें करना चाहिए? हमारे पास कैश होना चाहिए युद्ध संकट के बीच में, या हमें अभी रिलाई करना होगा सरकार पर? मुझे लगता है ये जो कैश विड्रॉल है सोशल मीडिया की देन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह चल रहा था कि कैश निकाल के रख लो, बैंक फेल होने वाले हैं, क्रिएट हो रहा है बैंक, हाँ, पैनिक की वजह से ऐसा भी चल रहा था कि बैंक फेल होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो सुन लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। आप कैश, आप इन्फ्लुएंसर्स की बात पे मत जाइएगा। क्योंकि आपको कैश आप रखेंगे तो आपके लिए समस्या होगा। घर पर रखेंगे, घर पर कैश रखना सेफ भी नहीं। और दूसरी बात, जितने लंबे समय तक आप कैश रखेंगे, आप उसकी वैल्यू घटा रहे हैं। बैंक में पड़ा कम से कम 2.5-3% इंटरेस्ट तो सेविंग्स में दे रहा है, और अगर FD में पड़ा है तो आपको 5-6-7% भी दे देता है। तो कैश निकालना लोगों का पैनिक में है, और सोशल मीडिया की देन है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था मनु कि चल रहे थे कि बैंक बंद होने वाले हैं, बैंकों में आपका पैसा पड़ा सुरक्षित नहीं है, बैंक डूब जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत ही मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बैंकों में आपका पैसा डूबने वाला है। आप बिल्कुल आराम से रहिए, पैसा जहां था वहीं रहने दीजिए, घर पर रखने में समस्या होगी। चलिए, आपने टेंशन फ्री कर दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? 2 बार तो हमने देख लिया बढ़ लिया, चूंकि ईंधन संकट भी है, और ये डार्क रियलिटी से हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, और ये वैश्विक चुनौती भी है। ये निर्भर करेगा कि क्रूड ऑयल की प्राइस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हाल चाल है, वहाँ पर अभी भी मामला बंद है। उसके बाद क्रूड ऑयल का क्या हाल है, इस पर निर्भर करेगा। अगर क्रूड ऑयल यहाँ से, अभी आज हम बात कर रहे हैं, $104-105 पर है, अगर ये फिर एक बार $110 से ऊपर जाता है, तो सरकार को या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अभी भी 700-750 करोड़ प्रतिदिन की अभी भी अंडर रिकवरी, यानी कि उनको नुकसान हो रहा है। हालांकि लोगों का ये कहना होता है, भाई जब सस्ता था तो हमसे हायर दाम लेते रहे, अब जब महंगा हुआ तो इसके फिर बढ़ा दिए, तब आपने कम क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। वो एक अलग बात है। पर हाँ, ये सच है कि अगर यहाँ से और बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के दाम, तो और भी आपको पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। इन्वेस्टमेंट करने की जो इस वक्त सोच रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है? देखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट तभी होती है ऋतु, जब अपनी इन्वेस्टमेंट को आप फैला के रखते हैं, एक ही जगह नहीं रखते हैं। और उसका तरीका यह है कि आप कुछ FD में रखें, कुछ आप रियल एस्टेट में रखें, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में रखें, कुछ आप गोल्ड एंड सिल्वर में रखें। इन 4-5 जगह अगर आप फैला के रखेंगे, तभी ये सेफ कराएगा। होता क्या मनु कि सेफ के चक्कर में आप अपना रिटर्न कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। तो रिटर्न कॉम्प्रोमाइज मत करें, इसको फैला कर रखें। भले ही थोड़ा कम रिटर्न आए, परंतु आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। कैसा होना चाहिए वो? अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है,
तो मेरे से पूछे, वैसे तो निवेश की सलाह आपको अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस एडवाइजर से लेनी चाहिए, But your पर point- अगर मैं होता तो ये करता कि मैं 20,000 बैंक की एफडी में भी रखता, क्योंकि कई बार जरूरत पड़ जाता है। 20,000 रियल एस्टेट में रखता। आप कहेंगे 20,000 रियल एस्टेट में, एक सांकेतिक फिगर, हालांकि 20,000 रियल एस्टेट में किया जा सकता है। 20,000 में म्यूचुअल फंड्स में, 20,000 शेयर मार्केट में और 20,000 में गोल्ड एंड सिल्वर में। इस तरीके से 5 एसेट क्लासेस में मैं फैला के रखता। अब इसमें कुछ और हो सकता है, कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, कुछ लिक्विड फंड्स हैं, वो सब इसमें जोड़े जा सकते हैं, पर उनको मैं एक ही फिक्स रिटर्न कैटेगरी में लेके कुल मिला के सलाह ये है कि आप इसको फैला के पैसे को रखिए। ऐसे अनिश्चितता के माहौल में, ज़रूरी बात बता रहा हूँ जी, ऐसे अनिश्चितता के माहौल में ऑल एग्स शुड नॉट बी इन द सेम बास्केट। सारे पैसों को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए। ये जो आपने अनसर्टेनिटी वाली बात बोली है ना, तो इसमें आपका मंत्रा क्या है बचत का? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं प्लीज सेव, बचत कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो जो अपील करी मनु, वो अपील करी, उनमें सारी जो 7 अपील्स थी उनमें एक कॉमन थ्रेड, एक सूत्र था कॉमन, वो ये था कि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना है। उनकी अपील्स में तो ये था, सोना ना खरीदो, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, अगर विदेश जाना है गैर जरूरी तो मत जाओ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंगो पीपल को क्या करना है? बचत बचत कैसे हाँ, करें? बचत सेविंग कैसे देखिए, हो, हमारा को बजट कैसा हो? मैंने बहुत अच्छी सलाह दी है कि आप घर के सब लोग अपने ड्राइंग रूम में मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रख के बैठ जाइए और कागज़ पेन लेके बैठ जाइए। हर व्यक्ति अपना अपना खर्चा कागज़ पर लिखे कि महीने में वो क्या खर्च करते हैं, और खुद ही बताए कि इसमें से कौन सा गैर ज़रूरी खर्च है जो फजूल का है या जिसको कट किया जा सकता है, उसको काटें। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इससे आपका पैसा बचेगा। उस बचे पैसे को आप पूछेंगे क्या करेंगे? अगर आप सेविंग्स में डाल सकते हैं तो ठीक है। उस बचे पैसे से मनु ध्यान दीजिएगा, उस बचे पैसे से जो महंगाई से आपका बजट बढ़ने वाला है उस बजट को वो कॉम्पनसेट कर देगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए घर में 20,000 रुपये महीने का खर्च करते हैं और वो महंगाई की वजह से 22, 23, 24, 25,000 हो गया है, तो 5,000 आप कहाँ से लाएंगे? आपकी तो कमाई सीमित है, कमाई पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी मिलती है। तो इसलिए इसको बचत करके कुछ महीने के लिए ऐसा करिए। मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 महीने थोड़े से कठिन है, उसके बाद अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बीच में ही खुल जाता है तो शायद यहीं से परिस्थिति सुधरनी शुरू हो जाए। तो 3 महीने ये फॉर्मूला आप बांध के रख लीजिए जो शरद कोली जी ने बताया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो कह के गए हैं, और ये सांस्कृतिक हमारी परंपरा भी रही है कि हम बचत जरूर करते हैं। दूसरे देशों में आप देखेंगे कल्चर नहीं है, और ये कल्चर जो है आपदा वाले टाइम पे या संकट वाले टाइम पे बहुत काम आता है। अच्छा शरद कोली जी, मुझे ये भी बताइए, चूंकि हमने देखा रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम था, लेकिन कई एक्सपर्ट से मैंने भी बात की और वो ये कहते हैं कि जैसे कोरोना वाला टाइम था, रियल एस्टेट एकदम धड़ाम था, तो क्या वो स्थिति रियल एस्टेट की होगी? क्या हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, रियल एस्टेट एक साइकिल की तरह चलता है। मतलब उसमें पहले बूम आता है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट होता है। अब मुझे लग रहा है रियल एस्टेट थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। कुछ शहरों में कीमतें ठहर गई हैं, जो अल्ट्रा रिच कैटेगरी है वहाँ अभी भी बढ़ रही हैं, पर जो आम आदमी के पहुँच में है वो धीरे धीरे अब कीमतें सेटल डाउन हो रही हैं। और ऐसा ही होता है, इसको हम प्लाटो कहते हैं, यानी कि ऐसे जाती है कीमत, फिर फ्लैट होती है, फिर नीचे जाती है। तो इसलिए रियल एस्टेट मुझे लग रहा है आगे बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल ब्राइट मामला नहीं नज़र आ रहा है। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो मैं आपको जल्दी से एक उसका राज बता देता हूँ। जिस तरफ शहर चल रहा हो उस तरफ कोई लैंड ले लीजिए, अगर अभी भी आपको मिलती है। आपने देखा होगा शहर भी चलते हैं, कभी आप गई हैं कहीं पर, आपने देखा होगा अरे यहाँ तो 2 साल पहले कुछ नहीं था, यहाँ मॉल बन गया, अरे यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ अपार्टमेंट्स बन गए, आउटर एरिया। तो शहर चलता है। तो जिस तरफ शहर चल रहा है उस तरफ एक छोटी सी लैंड लेके अपनी निगरानी में, देख रेख में रख दीजिए, वो आपको 2-3-4 साल में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। आखिरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि राहुल गांधी, जिस पर सियासत भी बहुत हुई, वो कह रहे हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, क्या वाकई आएगा? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हमारी 8.3 की आई है वो धीरे धीरे रिटेल प्राइस में कन्वर्ट होगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहा, क्रूड ऑयल के दाम लगातार ऊपर बने रहे तो, और रुपया कमज़ोर रहा, तो ये आने वाले 2-3 महीने वाकई में टफ होंगे। तूफान तो थोड़ा सा, क्योंकि अतिशोक्ति भी हो जाती है, जब राजनीतिक बयान दिए जाते हैं तो वो अतिशोक्ति में दिए जाते हैं, जिसको थोड़ा एग्जैजरेट करके दिए जाते हैं। परंतु हाँ, कठिन ज़रूर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाता है मान लीजिए हफ्ते भर में, तो क्रूड ऑयल के दाम एकदम नीचे आएंगे। जैसे क्रूड ऑयल के दाम नीचे आएंगे, आपको रुपया यहाँ से सुधरता दिखेगा। अगर रुपया सुधरता दिखा तो ये जो महंगाई धीरे धीरे सीपेज की तरह बढ़ रही है, ये आपको वापस होती दिखाई देगी। रुपया की करेंटली कंडीशन को देखते हुए क्या ये हो सकता है, जो कि मैंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही थी कि आरबीआई आगे आने वाले समय में रेपो रेट बढ़ा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर ईएमआई बढ़ सकती है, क्या ऐसा हो सकता है?
है? अगर महंगाई यहाँ से बढ़ी, पर अभी मुझे लग रहा है आरबीआई रिपो रेट एकदम तो नहीं बढ़ाएगा। अगर महंगाई यहाँ से 4% 5% से ऊपर जाती है, फिर आरबीआई इस पर विचार कर सकता है। पर आरबीआई में आपको बताऊं स्वयं एक आध दिन में कदम उठाने वाला है। इसको रूपी डॉलर स्वैप कहते हैं। Okay. जब रुपया ज्यादा नीचे जा रहा होता है तो वो कुछ डॉलर अपने भंडार में से छोड़ देता है, जिससे कि ये प्राइस स्टेबलाइज हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा 96 97 पहुंचने लगा था, अब फिर वो 96 से थोड़ा नीचे आया है। जी। तो मुझे लगता है आरबीआई इस पर नजर बना के रखता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर है और वो इसको आउट ऑफ कंट्रोल आगे नहीं जाने देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको पैनिक नहीं होना है, अपने पर संयमता बरतनी है और जो सेविंग वाला फॉर्मूला मंत्र दिया है ना शरद कोलीजी ने, उसे आपको अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, उसका भी हम रैपिड फायर क्वेश्चन में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।